राम लालो सुंदर कन्याओं, बहुत चल रही है पढ़ाई चल रही है सर, दोनों चल रही है। हाँ भाई, बहुत शानदार, बहुत जोरदार, बहुत मजेदार। अपन पढ़ रहे हैं अपना क्या, हो अपन अपनी कहानी पढ़ रहे हैं। मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब देखो क्रांतिकारी चीज बताते हैं, क्या बताते हैं, ध्यान सुनो। सही बताऊं तो उसमें लोगों का जीवन अभी भी निकले जा रहा है, पता नहीं क्यों निकलेगा। पर अपन जो पढ़ चुके हैं, जिसको अपन मानते हैं, जो अपनी मान्यता है, उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। एक बहुत सुंदर सेंटेंस जो अपन जानते हैं, डी ब्रोगली साहब। ये सब बताने के बाद कि भैया लड़ो मत, राइट, एज ए ड्यूअल नेचर, उन्होंने चीजें बताई, वो रुके नहीं। अच्छा, रुके नहीं, जो अपने लुईस विक्टर डी ब्रोगली, उन्होंने रिवोल्यूशनाइज स्टेप लिया, बहुत ही आउटस्टैंडिंग स्टेप लिया। उन्होंने बोला कि यहाँ तक तो कहानी ठीक है कि लाइट एज ए ड्यूअल नहीं। उन्होंने बोला कि जो हम पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल देखते हो ये सब आसपास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या कोई भी ब्लॉक या कुछ भी, ये सब पार्टिकल मानते हो ना, ये तो पार्टिकल है कि नहीं है? ऐसा बिल्कुल। उन्होंने बोला कि ये भी वेव नेचर शो कर सकते हैं। क्या बोला, ध्यान सुनना। जो पार्टिकल आप, जो वस्तुएं आप अपने आसपास देख सकते हो, वो भी वेव नेचर शो कर सकते हैं अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। और आप जो छोटे चैप्टर का नाम दे सकते हो, बोलते हैं मैटर वेव्स। मैटर मतलब जो हमारी मैटर, जिनको पार्टिकल बोल रहे हैं, वो भी वेव हो सकते हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस। ओह माय गॉड, वो भी मैटर, जो पार्टिकल्स आप पढ़ रहे हैं, वो भी वेव हो सकते हैं अंडर स्पेशल कंडीशंस। ओह, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त। क्लियर? अरे सोच लो, सही लगा सर। तो जो अपने डी ब्रोगली साहब ने बोला कि भैया मैटर के as a wave in a specific condition, and these waves are known as, and the behavior of that matter in wave form is known as matter waves. इसके बाद फंडामेंटल प्रूफ भी है, कुछ साइंटिस्ट जेपी थॉमसन, जर्मन एंड डेविसन, कुछ हम जो बोर्स की थ्योरी थी, बोर्स के पोस्टुलेट थे, वहां से भी प्रूव कर पाए। अच्छा, उन्हें प्रूव करके बताया, देखो कि पार्टिकल्स एक्ट एज अ वेव, इंटरफेरेंस दिखाना। अगर आप देखोगे तो उसके एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ये है, वो है, क्या उसमें ज्यादा नहीं जानना चाहता, ध्यान से। तो पुट, देखो इनके बारे में क्या लिखा हुआ है, इनका शार्ट स्टेटमेंट है किताबों में। पुट फॉरवर्ड द रूल हाइपोथेसिस दैट मूविंग पार्टिकल्स शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज अंडर सुटेबल कंडीशंस। ये मैटर वेव्स है। आप समझो, अगर अपनी नॉर्मल भाषा में लिखे तो जो पार्टिकल हमें आसपास दिखाई देते हैं, उनका भी वेव बिहेवियर हो सकता है, उनकी भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, उनका भी वेवलेंथ हो सकता है अंडर सुटेबल कंडीशंस। हां, रोजमर्रा की लाइफ में पार्टिकल लगते हैं क्योंकि उनके लिए वो स्पेसिफिक कंडीशन, सुटेबल कंडीशन पैदा नहीं हुई है। पर आप पैदा कर दोगे तो वो पार्टिकल्स, जो पार्टिकल बोल रहे हो जनरली, वो पार्टिकल हमारे होंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन टाइप की चीजें, अल्फा पार्टिकल टाइप की चीजें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यस और नो, ये पार्टिकल क्यों है हमारे लिए? पर ये स्पेसिफिक केसेस में ये वेव की तरह बिहेव करने लगेंगे। आप आज की तारीख में मैं आपको बताऊं तो भाई साहब, इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस शो कर लेता है, लाइक इंटरफेरेंस में लाइट में पड़ा था, ये इलेक्ट्रॉन को ढंग से एक्सीलरेट कर अगर स्पेसिफिक कंडीशन पे ले जाया जाए तो वेव की तरह बिहेव करने लगता है और वो इंटरफेरेंस शो करने लगता है। हां, बिल्कुल सही है, तो यस और नो? हां सर। तो इस कहानी को ही अपन आगे बढ़ाएंगे, कहानी को समझेंगे, बढ़िया से खेलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? थोड़ा सा रटने जैसा, थोड़ा सा समझने जैसा, और अपने पर कैप लगाने जैसा, क्योंकि ये वास्तविकता में क्या है, ये शायद अभी तक हम पूरी दुनिया जानते नहीं है, इस पर चली जा रही है। पर जो हम जानते हैं, जो हम मानते हैं, उसका बेसिक हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। लो भैया, आ जाओ, देखो भाई, देखो भाई। तो ये बोला गया कि all the moving particles have dual nature like light and can be considered with the wave under suitable conditions. The waves associated with moving particles, the wave associated with moving particles are called matter waves and de Broglie waves, and the effective wavelength is known as, ये जो हम इन पार्टिकल्स को डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा, ये तो बोल दिया इन्होंने, पर किसी ने पूछा कि भाई आप वेव मान रहे हो, इस वेव में वेवलेंथ होती है, उस वेवलेंथ को डिफाइन करा किसने? डी ब्रोगली साहब ने। इसे डी ब्रोगली वेव्स फॉर मैटर वेव्स आप बोल सकते हो, डी ब्रोगली वेव्स, जिसे आप डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोल सकते हो, मैटर वेव्स, डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर मैटर वेव्स। लिखो इस स्टेटमेंट को ताकि तुम्हें याद रहे, मैटर वेव्स, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हां सर, बोलो क्लियर? अरे पक्का क्लियर है सर? सब कुछ बढ़िया है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर। अरे पक्की बात, सोच लो, आगे बढ़ जाओ, चलो भाई। वेव्स एसोसिएटेड पार्टिकल्स समझ में आ गया। अब ये फॉर्मूला है क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ? पता है फॉर्मूला वही जो पहले लिखा है, पहले लिखा मतलब ध्यान से समझिए। अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो आपने फोटॉन्स कुछ वैसा फॉर्मूला ध्यान समझो, या तो आपने फोटॉन एनर्जी का बोलती है h/λ, अरे हां, और या तो मोमेंटम क्या बोलता है h/λ। अरे हां सर, तुम देखो उसी को उल्टा करके बताया क्या, कि देखो या तो आपने एनर्जी ऑफ फोटॉन बोली थी, क्या एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या थी, याद करो h/λ, और याद करो मोमेंटम ऑफ फोटॉन क्या था h/λ। सही बताओ, इसी को उन्होंने रिवर्स कर, जो हमारी नॉर्मल लाइफ में जिन्हें पार्टिकल के रूप में जानते हैं, उनका हमें वेवलेंथ, मतलब उनकी वेव नेचर में नहीं पता होती। डी ब्रोगली साहब ने बोला उनका मोमेंटम आपको पता होता है। तो ध्यान से इसी क्वेश्चन, इस पे फोकस करो तुम, इस वाली जो हमारी वेव होती है, अगर उनको फोटोन की तरह ट्रीट करना है तो वेव में वेवलेंथ वगैरह में ज्यादा ज्ञान होता है, तो उनका मोमेंटम बोलते हैं h/λ। बोलो यस और नो? वहां पे जो नॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उनको हम पार्टिकल की तरह मानेंगे, तो फोटॉन्स बोला गया, तो ठीक है, क्या वहां पे वेवलेंथ पता होती है, पर क्या पता नहीं होता मोमेंटम, तो मोमेंटम h/λ लिख दिया। मैटर के केस में सोचो, उन्होंने एक से कंपेयर करा इस बात। असलियत में ये सारी बातें एक जैसी ही है। मैं आपको बताता हूं, E बराबर mc स्क्वायर, याद करो आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन, एनर्जी मास में होती है mc स्क्वायर। और हां, जो पार्टिकल को मास के रूप में देखते हो ना, वो भी एनर्जी का रूप है, और एनर्जी क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो जहां एनर्जी साफ-साफ दिख रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिख रही है, हमें वेवलेंथ पता है, क्या उसको ध्यान से सोचो तो क्या मोमेंटम में कन्वर्ट कर सकते हैं? अरे हां, उसका फॉर्मूला है p = h/λ। पर सोचो, जहां पे मोमेंटम साफ-साफ दिख रहा है, यानी कि पार्टिकल है, मैटर वेव्स है, वो मैटर है, तो आपको मोमेंटम पता होता है, तो इसको उल्टा करके सोच के देखो, λ = h/mv। अगर एक पार्टिकल m मास का v रफ्तार से चल रहा है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कहलाएगी h/mv। ओहो, यानी h/p। समझो वही इक्वेशन है, इधर का उधर, उधर का इधर। जो पता था उससे मोमेंटम निकाल लिया, अगर मोमेंटम पता था तो लैम्डा निकाल लिया। हां, ये कहलाती है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर मैटर वेव्स। फॉर्मूला कोई बहुत बड़ा नहीं है, फील करने की आवश्यकता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर मैटर वेव्स, मैं कह रहा हूं जितना मैं फील कर रहा हूं बहुत ज्यादा ही कर रहा हूं आप, और जो फील करने को बहुत कुछ है और बहुत कुछ पता भी नहीं हम। अच्छा, बात तो सर आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो भैया, अरे सोच लो। हां सर, लैम्डा = h/p, लैम्डा = h/p, p इज व्हाट? mv। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, बहुत मजा आया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, सुनते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, अच्छी बात है भैया। लैम्डा = h/p, h/mv। हो, ये याद रखना बस, ये कहलाती है डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर मैटर वेव। समझे? उसको इक्वेशन पुरानी है, सोचने का तरीका नया है। डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर मैटर वेव। मैटर क्या पता होता है अपने को? मैटर में मास पता होता है, स्पीड पता होती है, h/mv कर दो, डी ब्रोगली वेवलेंथ आ गई। यानी कि इस पार्टिकल को आप, इस पार्टिकल को ऐसे अगर वेव की तरह माने, तो इस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो ये होगी। अगर माने नॉर्मल लाइफ में हमारी ये वेवलेंथ की वैल्यू इतनी छोटी आती है कि इसको मानना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। ओहो, ध्यान से देखो, अरे सोच लो,
सोचो छोटी क्यों नॉर्मल लाइफ में आ जाएगा तो बेटा अपने आप समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, यहाँ क्लियर है सर, बढ़िया सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, मजा आया सर, अच्छी बात उतार लो भाई, ये हमें समझ आ गया। तो हमने फॉर्मूले की बात कर ली किसकी? देखो लैम्डा इक्वल टू h by b h is constant 6.626 ये आप लोग जानते हैं, इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, जिसे हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h by mv। तो देखो ये जो h बराबर है 6.623 × 10⁻34, ये बहुत छोटी क्वांटिटी है। अरे हां सर, बोलो क्लियर है एकदम। अगर मैं इसको थोड़ा सा और स्पेसिफिक करूं तो याद करो ये मैं क्यों ये बात समझने जा रही सोचो, इस मालूम है हमें याद करो साइक्लोट्रॉन ने रफ्तार बढ़ाते थे इलेक्ट्रॉन की, अल्फा पार्टिकल की, याद है? भूल गए? सोचो अगर मैं वेलोसिटी इफ सोच के देखना अच्छे से, इफ वेलोसिटी इज कंपेरेबल, याद करो ऐसा होता था कहां पर? कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट। कंपेरेबल तो नहीं बोलना चाहिए, मतलब उसके आसपास कहीं पहुंच जाए तो भी। तो याद करो रेस्ट मास क्या हुआ करता था? m बराबर m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर। याद है? भूल गए? यहां पर m ही लिखना चाहिए, लैम्डा की निकल सकते हैं h बाय m नॉट अंडर रूट ऑफ 1 माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर इनटू दिस शुड बी द फॉर्मूला। जब अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जब मास वेरी करे, क्या वेरी करे? अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, तो मास वेरी करे तो ऐसे लिख सकते हैं। और अपनी कमी मत याद करो, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। सोचो कहां पर पढ़ा था आपने? ऐसा हो सकता है साइक्लोट्रॉन, याद है कहां पढ़ा था? हां सर, याद है ट्रिपल मैग्नेटिक दोनों आ गई थी लॉरेंस फोर्स के टाइम पे, साइक्लोट्रॉन हाईली चार्ज एक्सलेटेड पार्टिकल चाहिए थे। अरे हां वहां ऐसा हो सकता है, हाईली एक्सलेटेड पार्टिकल तगड़ी काइनेटिक एनर्जी, याद है उसमें v वोल्ट से एक्सलेट करा करते थे। अगर ऐसा कभी हो जाए तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ऐसा भी जा सकता है, हालांकि तुम्हारे लिए ज्यादा जाना नहीं होता क्योंकि हम जानते हैं। अच्छा मैं आपको उसमें नहीं समझाया था, ये जो रेस्ट मास है m नॉट और जो मास वेरी है, नॉर्मल लाइफ में बिल्कुल चेंज नहीं होता, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में आप जानते हो, नॉर्मल लाइफ में v is less than c, therefore we do not consider mass variation। और हाँ सर, मास वेरिएशन, क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है सर, शानदार क्लियर है सर, जबरदस्त क्लियर है सर। अरे पक्का? अरे सोच लो। हाँ सर, so normal life v less than c, therefore we do not consider mass variation। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? ये बात आप लोग समझना। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि नॉर्मल लाइफ में क्यों करते हैं, क्या कैसे करते हैं, ध्यान से उतारिए समझो। क्या बोला गया? समझा दी होगी साहब, बात एक बात धीरे-धीरे बोल रहा हूं। इन लोगों ने बोला कि जो मैटर आपको दिखाई देता है पार्टिकल, वो भी वेव हो सकते हैं सुटेबल कंडीशन में। नॉर्मल लाइफ में आपको वेव नजर नहीं आते। ट्रेन जो आपकी चल रही है, सोचो वो भी वेव हो सकती है, हो सकता है वैसे ऐसे चलती हो, पर हमें उतना समझ में ना आता हो क्योंकि पैरामीटर बहुत छोटा है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? लो भैया तुम समझिए, रेस्ट मास v पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट, ये वही हो, ठीक है भाई, तुम्हें क्लियर, अच्छी बात है, नॉर्मल लाइफ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m लिखा है। काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m, ये क्या है काइनेटिक एनर्जी? ये किसी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल। ऐसा क्यों कर रहा हूं? ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों कर रहा हूं? ध्यान से सुनना। नहीं बताया, ध्यान से। ये जो ना फॉर्मूला है नॉर्मल लाइफ, ये वो कितना है? देखो लैम्डा इक्वल टू h बाय m। अगर आपको पार्टिकल की सोचो काइनेटिक एनर्जी बताओ, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं तुम्हें समझ में आ जाएगी, कहानी सुनो, सुनते चलो। मैंने काइनेटिक एनर्जी बताओ तो ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखा जाता है? काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाता है p स्क्वायर बाय 2m, याद है? हां, मोमेंटम, ठीक है, p स्क्वायर बाय 2m। चलो बहुत बढ़िया। p की वैल्यू क्या है? p की वैल्यू √2 है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम में काइनेटिक एनर्जी बताओ थी, क्यों भी बताता हूं, ध्यान समझो। लैम्डा इक्वल टू h बाय mv, mv की वैल्यू क्या लिखा है? 2m काइनेटिक एनर्जी, पहले तो इसको यानी कि क्या डी ब्रोगली वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको सही बताऊं तो नॉर्मल लाइफ में तुम्हारे पार्टिकल ना 1 किलो 2 किलो 4 किलो, ये किलो वो किलो, इनमें इतना दम नहीं होगा कि इनकी वेवलेंथ मैटर करेगी। वेवलेंथ हमें तब मैटर करेगी जब हमारे इलेक्ट्रॉन एक्सलेट कर रहे होंगे। और या तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे जज करते थे? अगर मैं आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड बाय 2 वोल्ट, तो आप जानते हो उसमें एनर्जी आ जाएगी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हां, वो एनर्जी किस फॉर्म में है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, वो यहां रखी जाएगी। कहता जो मैं बोला क्या चमका? तो छोटा सा फॉर्मूला लिख लो, डी ब्रोगली वेवलेंथ, रटने को जल्दी सुन लो, डी ब्रोगली वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। छोटी छोटी सी बातें याद होनी चाहिए, क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर, क्लियर है सर, बढ़िया है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, ये हमारी कहानी हुई है। तो क्लियर? अब बताइए सबने। हां सर, अब देख जो टेबल बना रहा हूं थोड़ी सी दिमाग में सेट है तो याद रहेगी। हम कंपैरिजन कर रहे हैं फोटोन और पार्टिकल का, क्योंकि फोटोन को भी हम वेव बोल लेते हैं, यानी कि वेव को फोटोन बोल लेते हैं और पार्टिकल को वेव बोल लेते हैं। हां सर, तो मैं कंपैरिजन कर रहे हैं किसमें? फोटोन और पार्टिकल में। अच्छा, उसको थोड़ा समझने का प्रयास करें, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान समझना क्या करना। अगर आप मुझे एक साथ यार समझो, एक साथ ये टेबल पूरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी टेबल ध्यान से। क्वांटिटीज फोटोन और पार्टिकल, क्या फोटोन का मोमेंटम और वेवलेंथ जब p बराबर h बाय लैम्डा से लिखा जा सकता है? क्या यही पार्टिकल का भी लिखा जा सकता है? तो देखो लैम्डा और मोमेंटम में रिलेशन, चाहे पार्टिकल हो चाहे फोटोन हो, चाहे फोटोन हो, रिलेशन सेम। हां, ये बात है कि हम h बाय p जब लिखते हैं तो उसको p को m नॉट अंडर रूट माइनस v स्क्वायर, ये कहानी समझ आएगी नहीं, यानी तो रिलेशन सेम है। पर अरे हां, पर एनर्जी ऑफ वन फोटोन को क्या लिखते हैं? hc बाय लैम्डा। पर एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल को क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर। फोटोन कितनी रफ्तार से चलता है? यानी वो पार्टिकल तो में से चल रहा है, मास m है और v से चल रहा है, और फोटोन की रफ्तार से चलता है c से, और पार्टिकल की रफ्तार क्या होती है? v, जो भी आप लेते हो। जो फोटोन होता है उसका रेस्ट मास क्या होता है? ध्यान से समझो, 0। अच्छा, और रेस्ट मास पार्टिकल का क्या होता है? m नॉट। अच्छा, अगर मूविंग मास है तो फोटोन का क्या मास मान लेते हैं? ये कहां से है? सुनना, तुमने बिल्कुल सारी इक्वेशन सुनी हुई है, E बराबर mc स्क्वायर। हां, सोचो अगर E बराबर mc स्क्वायर वैलिड है, जो कि हम मानते हैं, एक फोटोन की एनर्जी है कितनी? सर h बाय लैम्डा। अरे हां, तो सोचो c ने c को मार दिया, मास ऑफ फोटोन कितना आया? h बाय लैम्डा c। समझ आया कहां से आया? कभी कोई फोटोन का मास पूछ ले आपसे तो आपको लिखना h बाय लैम्डा c। मूविंग फोटोन का मास है, रेस्ट मास ऑफ द फोटोन क्या मानते हैं? 0। और रेस्ट मास ऑफ द पार्टिकल क्या? m नॉट। और उसी पार्टिकल का मूविंग मास कितना? ये टेबल वाइज कंपेयर कर पाएगा आप, तो समझो तुम्हें आईडिया बनेगा कि जब फोटोन और पार्टिकल में ऐसे कहानी सुनते हैं। ये सारी कहानी सुना चुका लगा, सिर्फ ये वाली सुनी तुमने मूविंग मास ऑफ फोटोन, तो कैसे समझ आया? वो आइंस्टीन की स्पेशल इक्वेशन है E बराबर mc स्क्वायर। क्या फोटोन जो चल रहा है उसकी एनर्जी कैसी वाला है? अरे आइंस्टीन साहब ने बोला कि अगर वो मास में है तो उसकी एनर्जी और वो चल रहा है तो एनर्जी होगी mc स्क्वायर। तो ऐसा मास को माना गया h बाय लैम्डा c। ये भाई आपको याद होनी चाहिए, अगर इस बात में सेट है तो आप कंपेयर कर पाओगे। हां, तुम रिलेशन निकाल पाओगे, तुम इनमें कोरिलेशन निकाल पाओगे। बोलो यस और नो। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर। अरे पक्की बात? अरे सोच लो,
इसको उतार लो, याद करने जैसी चीज, फील करने जैसी चीज, ज्यादा नहीं घुसना है, हो सकता है रिसर्च करे इस पे, हो सकता है अभी इतना जितना हम जानते हैं। अच्छा ऐसे ऐसे रिलेट करा है साइंटिस्टों ने, अभी साइंटिस्ट नहीं बनना है, अभी साइंटिस्टों ने जो बताया है अभी तक हमको, जो हमारे कोर्स का पार्ट है, उसे हमें फील करके समझना है, ताकि एग्जाम में आने वाला हमारा कोई भी सवाल गलत ना हो। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, उतारो, अरे उतारो उतारो, अरे सोच लो, अरे बोलो रे भाई, अरे सोचो रे भाई, कैसा लग रहा है सर? बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त, उतार लो इसको, अच्छी टेबल है। क्लैरिटी कंसिडरेशन भी बता दिया मैं, छोटी बात आपको बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा, क्लैरिटी आएगी, सवाल कैसे आते हैं वो भी आपको समझ में आएगा, इसका क्लियर होना चाहिए। तब सवाल आ जाएगा भाई साहब फोटोन जो है चल रहा है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसकी वेव की बताइए, उसका मूविंग मास क्या है, h by lambda c है, ये मैं समझ में आया, ये थोड़ा नया था, बाकी सब मैं आपको बता चुका। ओहो हाँ बोलो क्लियर, अरे सोच लो, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह सर, आगे देखो, वेव नेचर ऑफ मैटर इज सिग्निफिकेंटली ऑन द डी2 की वेवलेंथ इज कंपैरेबल टू डायमेंशंस ऑफ मैटर। ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझने का प्रयास करें, ये क्या है समझें इसको, मैं आपको कैसे समझा समझो। इन्होंने बोला कि हम वेव नेचर को वो शायद इंटरप्रेट कर पाएंगे जब जो वेवलेंथ है डी ब्रोगली वेवलेंथ वो कंपैरेबल हो किसके, किसके कंपैरेबल हो, डायमेंशंस ऑफ द मैटर, यानी जो मैटर का जो पार्टिकल है ना उसके डायमेंशंस, उसके रेडियस के कंपैरेबल, उसकी एच के कंपैरेबल, अगर वे डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी तभी हम उसकी वेव नेचर को इंटरप्रेट कर पाएंगे। देखो क्या लिखा, वेव नेचर ऑफ मैटर इज सिग्निफिकेंट स्टार मार्क लिखना है व्हेन ओनली व्हेन डी ब्रोगली वेवलेंथ इज कंपैरेबल टू डायमेंशंस ऑफ मैटर। अब सोचो, मान लो आपकी 1 किलो की फुटबॉल है, फुटबॉल का डायमीटर आप ध्यान से 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर का होता है, और हां सर अगर सोचो 1 किलो की फुटबॉल है, बढ़िया शानदार, और उसको 10 मीटर पर सेकंड से अपन ने लात मारी, सोचो क्या इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी 6.2626 into 10 to the power minus 34 upon 10 या 6.62 into 10 to the power minus 10 इधर गया तो ये इसको 0 0 को मान लिया, इनको माइनस the lambda is very small as compared to dimension of football। अरे हाँ सर, यानी कि नॉर्मल लाइफ में आपके ब्लॉक्स होते हैं 10 मीटर 20 मीटर 100 मीटर पर सेकंड कर लो, तब भी क्या वेवलेंथ ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इज वेरी लेस एज कंपेयर्ड टू द डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। हमारी नॉर्मल लाइफ में जो मोमेंटम या पार्टिकल, जो पार्टिकल और हम देखते हैं उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ बहुत कम होती है, इसलिए पार्टिकल नेचर डोमिनेट करती है। ओ माय गॉड, इसलिए पार्टिकल नेचर डोमिनेट करती है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, इसलिए पार्टिकल नेचर डोमिनेट करती है, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, ओके सर, इसे पार्टिकल नेचर डोमिनेट करती है, फील्ड में बहुत कम है, इस इलेक्ट्रॉन को देखो, इलेक्ट्रॉन की स्पीड ना इससे भी ज्यादा बहुत बढ़ा सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं यूजिंग साइक्लोट्रॉन। तुम ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन छोटा बहुत छोटा हो, ध्यान से देखो, तो इलेक्ट्रॉन में इतना ही स्पीड लेनी 30 मीटर मात्र इतना, उसका लैम्डा इज 6.626 into 10 to the power minus 34 by 9.1 10 to the power minus 31 into 10, ये 30 ये 10 to the power minus 4। ध्यान से देखो, दिस इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे हाँ, लेकिन मास इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा है भाई साहब, और सोचो मैं स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, वो भी कर सकते हैं अगर अपन चाहे तो मोमेंटम को बढ़ा चेंज कर सकते हैं, क्या वो एक अलग एस्पेक्ट। मुझे इतना समझो कि इलेक्ट्रॉन का 10 मीटर पर सेकंड से लोगे ना तो उसका मोमेंटम और इतना छोटा होगा कि वो 6.626 से कटकर कंपेरेबल टू इलेक्ट्रॉन वो साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इन दिस केस वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिग्निफिकेंट। अरे हाँ सर, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करने लगता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को अगर डबल स्लिट पे डाला जाए, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को डबल स्लिट पे डाला जाए, आपको यूट्यूब पर अच्छे वीडियो भी मिल जाएंगे उस पे, खैर बाबू मत हो कि अगर आप ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बिल्कुल डाला जाए डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, तो भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन इंटरफेरेंस दिखाने लगते हैं। अच्छा, क्योंकि वेव की तरह बिहेव करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वेव की तरह, और ये इंटरफेरेंस दिखाने लगते हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, हाँ सर, बात तो आपकी सही लग रही है, बढ़िया लग रही है, शानदार लग रही है, जोरदार लग रही है, बोलो यार, अरे पक्की बात, बिल्कुल क्लियर। सो इन दिस केस वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सिग्निफिकेंट। तो पहली बात आप समझो, क्यों नॉर्मल लाइफ में नजर नहीं आता, ये जनरली में ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो छोटे-छोटे हैं, जिनका मास बहुत कम है, अल्फा पार्टिकल में भी देख सकते हो आप, दिखाई दे सकता है आपको, डोमिनेट कर जाता है वो वेव नेचर। हां, पर ज्यादा ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसका मास सबसे कम है, ध्यान से देखो, जो भी नो चीज अपने को पता पड़ती है, 9.1 10 को कंपेयर करा देगा, कराएगा। मोस्ट ऑफ द सवाल इलेक्ट्रॉन के गिर जाते हैं, प्रोटॉन अल्फा पार्टिकल के गिर भी आ सकते हैं, कोई गलत बात है। तो जो मैं बोला क्या चमका, अरे सोच लो, हां सर, सही लगा है सर, बढ़िया लगा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, बोलो क्लियर। अरे पक्की बात, तो क्यों नॉर्मल लाइफ में कंपेयर नहीं कर पाते, क्यों इलेक्ट्रॉन में कर पाते, तो सोचो डी ब्रोगली वेवलेंथ की महत्ता हमारी नॉर्मल लाइफ में नहीं है, उस इलेक्ट्रॉन की है, इसको एक्सप्लेन कर हम कई बम्बार्ड करा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में यूज ले रहे हैं, अल्फा पार्टिकल छोटे-छोटे पार्टिकल जो अपने हैं उनको हम एक्सपेरिमेंट में यूज ले रहे हैं, तो उनकी वेव नेचर की महत्ता बढ़ सकती है। बताओ जो मैं बोला क्या चमका, हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, बोलो क्लियर। अरे पक्की बात, अरे सोच लो, हां सर सही लग रहा है सर, ये तो आ गया हमारा लैम्डा डायमेंशन, ये तो सब क्लियर है। ओहो लैम्डा इज 0.0727 लैम्डा इज डायमेंशन वेव नेचर, ओहो ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखो असलियत में इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको जैसे कि बोला, बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इलेक्ट्रॉन का आप अगर बहुत ध्यान से देखो तो आपको पुरानी बातें याद होगी। इलेक्ट्रॉन को हम एक्चुअली, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, हम कई एक्सपेरिमेंट्स में यूज लेते हैं, जिसको हम पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गन याद है, एक फिलामेंट होता है थर्माइनिक एमिशन, ये मैं बता चुका हूं पहले। इलेक्ट्रॉन गन क्या होती थी याद करो, हाई टेंशन वोल्टेज, ऐसा याद करो, मैंने आपको बताया था, ऐसे वोल्टेज लगा देता टक टक एक फिलामेंट पे, ठीक, हाई वोल्टेज, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लगते हैं ड्यू टू थर्माइनिक एमिशन, से बोलते हैं थर्माइनिक एमिशन। ये बातें अपन कर चुके हैं पहले मैग्नेटिज्म में एक टाइम पर। ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आते हैं तो इनको एक्सपेरिमेंट्स को यूज करने के लिए कभी-कभी अपन इनको बिल्कुल एक ऐसा समझो, बिल्कुल स्ट्रेट बीम बनाने के लिए होल से भी पास कराते हैं, कॉलीमेटेड बीम बनाने के लिए, क्या वो छोड़ो, फिर हम इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करते हैं, वी वोल्ट्स, समझ में आया, ऐसे वी वोल्ट्स, ऐसे लगा के कोई काला लगा, ऐसे वी वोल्ट्स एक्सीलरेट करते हैं ताकि हमें एक बढ़िया इलेक्ट्रॉन बीम मिले, और इसको वी कैन यूज इट फॉर आवर एक्सपेरिमेंट्स।
इनको कहीं गिराकर इनका डाइफ्रेक्शन शो कर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को जब पतले पतले होल से गिराया गया तो अगर ये या तो डाइफ्रेक्शन कौन शो करता है? वेव। इलेक्ट्रॉन्स ने डाइफ्रेक्शन शो करा, इंटरफेरेंस शो करा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव बातें हैं, इसलिए पता पड़ा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ऐसा वेव डाइफ्रेक्शन शो कर दिया उन्होंने। अगर उनको ढंग के छेद से पास कराया गया तो डाइफ्रेक्शन तब होता है जब कंपैरेबल टू छेद होते हैं, कंपैरेबल टू वेवलेंथ लाइट होती है, तो वेवलेंथ के कंपैरिजन में अगर इनको गिराया गया छेद से तो भैया डाइफ्रेक्शन शो करा। अच्छा, इंटरफेरेंस शो करा, इसलिए तो बोला गया, इसलिए डी ब्रोगली साहब को इतना सम्मान मिला उनको भाई साहब 1940 के आसपास 1937 उनको नोबेल प्राइज मिला इस बात की। अच्छा, आप जानते हो नोबेल प्राइज तो मिल नहीं सकता, मिल सकता है, मिल सकता है, प्रयास करोगे तो ओहो यार उसकी बहुत अच्छी रिसर्च आपको करनी पड़ेगी, साइंटिस्ट कर सकते हो। तो जो मैं बोला तो अपने करा गया एक थर्मोडायनामिक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करे तो उसको v वोल्ट से एक्सेलरेट करा, तो जब यहां पे पार्टिकल आता है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है आप जानते हो, ये हो जाती है ev, और यही होती है हाफ m v स्क्वायर। v ने v को मार दिया क्या? नहीं, या तो ev काइनेटिक एनर्जी, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हां सर, ये तो समझ तो आ रहा है भैया। ऐसा तो जनरली मोस्ट ऑफ द सवाल हमारे इलेक्ट्रॉन पे बेस्ड होते हैं, किस पे बेस्ड होते हैं? और सही बताऊं तो ऐसे बेस्ड होते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड बाय 10 वोल्ट्स, दिस इज रियल सेटअप, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड बाय 100 वोल्ट्स, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड बाय 200 वोल्ट्स, इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड बाय 500 वोल्ट्स, ऐसे अपन करते हैं। और बहुत एक्साइटेड करना हाईली अगर एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हाईली स्पीड वाले इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो याद करो अपन साइक्लोट्रॉन से भी करते हैं, करते कि नहीं करते? हां सर, बिल्कुल करते हैं सर, जोरदार सर, मजेदार सर, शानदार सर, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे 20 से एक्सलेट कराया जाए तो डी ब्रोगली प्रैक्टिकली सोचो तो काइनेटिक एनर्जी बताओ आपको इलेक्ट्रॉन, आप एक्सपेरिमेंटली ये बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट से एक्सलेट करा, तो प्रैक्टिकली आपको सोच के देखो, तो आप सोच के देखो, आपको समझ आएगा। प्रैक्टिकली हमको वह वोल्टेज पता होता है जिससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करा गया है। बोलो क्लियर है क्या? जिससे उसको एक्सेलरेट करा गया है, क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर, अरे पक्की बात, ये आपको प्रैक्टिकली पता होता है। अगर ये आपको प्रैक्टिकली पता है तो क्लैरिटी होनी चाहिए। बोलो भाई, अरे सोच लो। हां सर, हां सर, अब मुझे फॉर्मूला बना लेते हो, उसमें कौन सी रॉकेट है, ये समझ में आया कि नहीं आया? आया सर, बिल्कुल आया। अब देखो ध्यान से, तुम्हें बात समझ में आएगी, ध्यान से समझो। इधर देखो, अगर अपन ध्यान से तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या है? लैम्डा का फॉर्मूला था h/√p, याद देखो वापस रिवाइज कराता हूं। लैम्डा का फॉर्मूला था h/p, जिसको हमने लिखा h/mv। अगर मास रेशियो को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, जो कि ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो अपन लिखेंगे h/mv, इसको लिखा गया √2m काइनेटिक एनर्जी। ओहो, अगर हमने v वोल्ट से एक्सप्रेस करा तो लिखेंगे 2m काइनेटिक एनर्जी इज ev। अरे हाँ सर, तुम जानते हो h की वैल्यू कितनी है? 6.626 into 10 to the power minus 34। अगर ध्यान देखो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 10 to the power minus 31। अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? 1.6 10 to the power minus 19। ये सारी चीजें तो फिक्स है, टू अपना फिक्स है, इनको जब आप यहाँ पर रखोगे, इनको ध्यान से सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू तो फिक्स हो गई इलेक्ट्रॉन के लिए, ये फिक्स हो गई। जैसे 6.626 into 10 to the power minus 34 अपॉन 2 into mass of electron 9.1 10 to the power minus 31 mass into 1.6 10 to the power minus 19। ओहो, और ये अपना भी वो समझ आया क्या? और हाँ, तुम ध्यान से देखो तो 19 और 31 ये 40 के आसपास हो गया, 40 सॉरी 50 के आसपास हो गया। तो ये 50 के आसपास हुआ तो समझो ये यहाँ से ऐसे टक टक ये 31 और 19 कितना हो गया? 50, 50 में से गया 25, बाहर आएगा 25 ना। और हाँ, ध्यान दो 10 to the minus 9 टाइप बच गए, देखो। और हाँ, बाकी देखो 6.6 से 2 into 9.1 9 का अगर अपन 9.1 का अप्रॉक्सीमेटली देखें तो 3 बाहर आ गया, 2 into 1. ऐसे समझो आप ये लगभग 3 के बराबर हो गया। तो 3 into देखो 9 का भाग कितना है? 3, और ये 3 आया भाग ऊपर बच गया। ध्यान से देखो तो 6.62 लगभग है, तो 6.6 को 3 से काट दो 2.2 समथिंग बचा। और हाँ, और देखो ये 2 into 1.6 बच गया √3 दैट इज 1.732 समथिंग। और हाँ, तो ये आएगा मीटर में। तुम इसे पूरा सॉल्व करोगे ना तो पूरी वैल्यू आएगी, ध्यान समझो 12.27 बाय √v एंगस्ट्रॉम। ये मीटर को 1 मीटर को 10 to the minus 10 होता है ना, तो देखो ये फॉर्मूला है। √150 भी आप इसे लिख सकते हो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब याद रखें अप्रॉक्सीमेटली लैम्डा ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन याद रखना चाहिए इज अप्रॉक्सीमेटली 12.27 बाय √v एंगस्ट्रॉम। याद रखना फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम में आया है, गड़बड़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, घबराने की शर्माने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो 12.27 बाय √v इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूला डायरेक्ट सवाल आते हैं, डायरेक्ट आते हैं भाई साहब, गड़बड़ मत करना। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन व्हिच इज एक्साइटेड बाय 100 वोल्ट्स? सवाल करो। व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड बाय 50 वोल्ट्स? सवाल करो। अरे यस और नो वो आएंगे भाई साहब, अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। ओके, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जानदार है, जबरदस्त। समझ आ गया सर? अच्छा लगा सर, बढ़िया है सर। अरे सोचो भाई। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह, ओहो, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। आप क्या करें, आप क्या करें, आप क्या करें, देखो भाई कुछ मत करो, देखते चलो। 12.27 बाय √v एंगस्ट्रॉम, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, समझ आ गया। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला डायरेक्ट सवाल है, पूरा इसी पे आगे बढ़ गए। इसी सवाल में से सबसे ज्यादा चांसेस, अगर मेरे से सवाल आया तो आपको इसी फॉर्मूले में आने के चांसेस हैं। हालांकि मैं थोड़ा सा और आगे तक बता दूंगा ताकि आपको याद रह जाए, वो याद रहे तो बेसिक आपको ये तो याद होना चाहिए। यह फॉर्मूला याद होना चाहिए। अरे हाँ सर, यह फॉर्मूला याद होना चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, अरे सोचो भाई, याद होगा, अच्छा लगेगा सर, बढ़िया लगेगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, पक्का? आ गया सर, आ गया सर, आ गया सर। ओहो, ऐसे सोचो प्रोटॉन होता तो, अगर हम सोचो प्रोटॉन होता, प्रोटॉन जानते हो आप? प्रोटॉन को एक्सप्रेस करते हैं मान लो v वोल्ट से, ठीक है, 0 वोल्ट, ये v वोल्ट, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती? काइनेटिक एनर्जी फिर से हो जाती ev। अब मास ऑफ प्रोटॉन आता है जो 1.6 10 to the minus 47। बोलो क्लियर है क्या? 50 तो वही है, तो अगर हम यहाँ से देखें इसको देखो ध्यान से, अरे देखो कैसे देखो भाई, बात क्या करोगे, ध्यान समझो। आपके पास 6.626 into 10 to the power minus 34 by 2 times mass of proton। हालांकि मैं आपको बहुत स्टैंडर्ड नहीं होता, ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो मैं दो चीजें बता दूंगा। 27 मास ऑफ चार्ज कितना, तो वही 1.6 into 10 to the power minus 19 2d। तब इस पूरी कहानी को कोई कहानी आप कर सकता है, सॉरी नहीं सब कर लें, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा। ध्यान समझो, ये वैल्यू आएगी 0.286 by √v एंगस्ट्रॉम। याद रह जाए तो कोई बुराई नहीं है। फिर मैं क्या टाइम कौन सा आता है? इलेक्ट्रॉन आपकी एनसीईआरटी आपकी तो बोर्ड में इलेक्ट्रॉन दिया होगा, मैं थोड़ा आगे तक ले जा रहा हूं, प्रोटॉन तक रख लो तो फायदा होगा, अभी आ जाए तो। और आप एक की बार आया भी है, तो याद रहे तो 12.27 0.286 मैंने कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाएगा आपका एग्जाम में, इसलिए बता रहा हूं, नहीं तो सकते ही हम ऐसे थोड़ी कर नहीं सकते। बट भैया आपको एग्जाम में जरूरत तो नहीं होगी, कैलकुलेशन में आपका टाइम मिल जाए। तो 0.286 बाय √v एंगस्ट्रॉम फॉर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए पढ़ लिया 12.27 या 0.286। एक और पढ़ लेते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा
समझ में आ गया क्या? अरे सोच लो, समझ में आ गया सर? बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। लो भैया 0.286 बाई रूट बी, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत बढ़िया सब। डब्ल्यू ब्रोगली अल्फा पार्टिकल याद होता क्या है? 2He4 2 प्लस। अरे हाँ याद करो, इसका बेसिकली मास होता है 4 प्रोटॉन, सॉरी 4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के बराबर। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मास लगभग बराबर, इसलिए लिखा गया। वो समझ में आ रहा है? इसमें चार्ज होता है 2e, तो देखो इसे लिखा जाएगा 6.626 into 10 to the power minus, कहां पहुंचे अपन? ये -34 by root of 2 into 4 into mass of proton, यानी कि 1.67 into 10 to the power minus 37 into electron, that is 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19। अरे हाँ सर, और ये भी तुम ध्यान से देखो तो बाकी सब सेम थी, ये 4 और ये 2 एक्स्ट्रा आ गया पिछले वाले से। मास भी 4 गुना हो गया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी 2 गुना हो गया। अरे हाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज 2 ही होता है ना। अरे हाँ, अल्फा पार्टिकल जानते हो कि नहीं जानते? इट इज अ हीलियम न्यूक्लियस। अल्फा पार्टिकल इज व्हाट? इट इज अ हीलियम न्यूक्लियस। अरे हाँ ना बोलो, हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, बोलो क्लियर, बोलो क्लियर। लो भाई, तो ये अपनी कहानी आ गई। अब देखो कुछ मत करो, अगर ध्यान से तो आ जाएगा नीचे 2 रूट 2। अरे हाँ सर, समझ में आ रही है? देखो 0.286 डिवाइडेड बाय 2, ओके, डिवाइडेड बाय रूट 2। ओहो 0.101 रूट 2 क्या है समझ आया? आगे तो सेम था। तो देखो लैम्डा इज अप्रॉक्सीमेटली 0.101 बाय रूट v एंगस्ट्रॉम फॉर व्हाट? फॉर व्हाट? फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल क्या है? हीलियम न्यूक्लियस। हां, बात तो आप बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। पक्का? अरे गारंटीड? हां सर, देखो भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई। तो ये अपना है हीलियम न्यूक्लियस। बोलो यार, अरे सोच लो। कैलकुलेशन सही करी मैं, चेक कर लूं एक बार। तुमने कैलकुलेशन सही करी, गलत तो नहीं करी? नहीं नहीं, 0.286 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय इक्वल टू डिवाइड बाय रूट 2। सॉरी, सही आई बिल्कुल। एक बार चेक कर दे, आंसर सही आया क्या? गलत तो नहीं करी? यस, 0.101 के मैं याद रह जाए तो कोई बात नहीं है। अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा काम कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन 12.7 बाय रूट 3, प्रोटॉन 0.286 बाय रूट 3, भूल जाओ तो निकाल लेना। इलेक्ट्रॉन तो पक्का याद रखना भाई साहब। और 0.101 कौन? आपने इसका कहानी समझ आई? किसकी डी वेवलेंथ है? वो पार्टिकल्स जिनकी वेवलेंथ डोमिनेट कर सकती है। जनरली इलेक्ट्रॉन की बात करी जाती है, पर इधर-उधर की भी करी जाती है, कुछ और पार्टिकल की बात करें। नॉर्मल लाइफ में हमारे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम बोल रहे हैं कि भाई साहब जो हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी वेवलेंथ भी हो सकती है और वो भी मैटर करती है। क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। क्लियर याद है? ये आ गया 0.101। अच्छा लगा, बढ़िया लगा, शानदार लगा। ओ हो हो, मैं तुम चाहो तो एक बार एक चीज बता दूं? देखो एक सवाल सोचो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ, स्टॉप बता रहा हूं, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस पार्टिकल एट टी टेम्परेचर, ये कहां से आ गई? सोचो ये मोनोटॉमिक गैस है, टक 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 टक, इसका टेम्परेचर कितना गैस का? टी। याद करो तुम, इसके एक पार्टिकल की आंसर बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसके एक पार्टिकल की एनर्जी 3/2 kT होती है। इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अरे हाँ आर बाई एन ए, याद है कि भूल गए हो हीट? अरे हाँ, तो एक पार्टिकल की एनर्जी बताया आपको। अगर किसी गैस का टेम्परेचर बताया ना, तो याद करो उसके एक पार्टिकल की एनर्जी बताया तुमको। पता है कि नहीं पता? हाँ सर पता है, उसके एक पार्टिकल की एनर्जी पता है तुमको, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और वो 3/2 kT, 3/2 RT होती है 1 मोल की, 3/2 RT होती है पूरे n मोल्स की इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी में याद करो, आइडियल गैस में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी करते थे, तो एक पार्टिकल की एनर्जी 3/2 kT। अरे यही तो एक पार्टिकल की एनर्जी डी वेवलेंथ में होती है, लेकिन लैम्डा बाई h बाई अंडर रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, दैट इज 3/2 kT। 2 ने 2 को मार दिया, तो लैम्डा इक्वल टू h बाई 3m kT। याद रखो ये m है मास ऑफ वन पार्टिकल ऑफ गैस। ओह, मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं हीलियम गैस 400 केल्विन पे क्या डी होगी वेवलेंथ? आप निकाल सोच के देखो। अरे हाँ सर, तुम इसे सवाल के रूप में ले सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, गैस पार्टिकल। अरे हाँ सर, सोचो कोई आपसे सवाल पूछ ले कि बताइए हीलियम गैस की क्या डी वेवलेंथ होगी 400 केल्विन पे, तो आपको मास उसका पता होना चाहिए। हीलियम गैस का आपको मास पता है, बोलो बताइए नहीं पता? 4 मास ऑफ प्रोटॉन। और भाई साहब क्या आपको बताया आर बाई एन ए, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अरे हाँ, और टी क्या उसका? टेम्परेचर। टेम्परेचर किसमें रखते हैं? इसमें याद रखना, इन केल्विन, गड़बड़ नहीं करना। जो 3/2 kT जब रखते थे तो क्या टी इज इन केल्विन? अरे हाँ ना बोलो। हाँ सर, तो मैं बढ़िया चीज समझ गया। सीखे कि नहीं सीखे? और अब ये फॉर्मूला आपको छोटे छोटे सवाल में नहीं करा रहा हूं। नहीं करा क्या मतलब? आप कर सकते हो, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। तो ऐसे सवाल है अपने आप, बाकी इनसे डेटा दे देके बहुत सारे सवाल बना सकते हो, कैलकुलेशन नहीं है अपने। अरे हां, ये पूछ लो, आगे पूछ लो, जो भी आप पूछते हो। अरे बोलो भाई क्लियर है क्या? अरे सोच लो। बात तो सर आपकी सही है सर, जोरदार सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर। चल रहा है। अरे पक्की बात गड़बड़ नहीं करोगे? इनसे तू गड़बड़ करेंगे, समझ आ रहा है सर? पक्का? आ जाओ भैया, समझ में आ गया, ये आ गया। क्या अपने जो पढ़ाई इसको उतार दो, नेक्स्ट बताया था। उतार लिया इसको? हां सर। उतार लिया पक्का? अरे गारंटी? हां सर उतार लिया सर, घबराइए मत, तो आ जाओ। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर डिपेंड ऑन द चार्ज ऑफ द पार्टिकल। ओके, क्योंकि इसमें बेसिकली मोमेंटम की बात होगी। वेवलेंथ ऑफ मैटर सिग्निफिकेंट डी वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू डायमेंशन ऑफ लाइट। अपनी चॉइस करने की जरूरत नहीं है। ओके, ये जो जिस पे चाल लगा रहा हूं लिख लेना बस। द वे पार्टिकल नेचर ऑफ मूविंग बॉडीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज दे कैन नेवर बी ऑब्जर्व्ड एट द सेम टाइम। ये भी बात मतलब आप एक बात समझो कि सही बताऊं ना, तो ये स्टेटमेंट हमें क्या है रियलिटी हमको नहीं पता है, पर अभी हमें समान अगर हम फोटोन मानो फोटोन इफेक्ट पढ़ रहे हैं तो हम वेव कौन सी नेचर मान रहे हैं? पार्टिकल, तो पार्टिकल से सॉल्व। अगर हम इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं तो हम वेव नेचर मानते हैं, दोनों एक साथ पढ़ के एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओ, ये बात है। सो वी कैन नॉट कंसीडर बोथ नेचर। हमने कोरिलेशन समझ लिया, इस एक्सपेरिमेंट से इस कैसे समझेंगे तो ये होगा, तो यस और नो। बट एक बात याद रखें, वी विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट बाय यूजिंग बोथ द नेचर साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम। बोलो यस और नो? हां सर। मैटर वेव रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल इन स्पेस। मैटर वेव रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, ये मैं इसमें बहुत ज्यादा नहीं जाना चाह रहा हूं। आपने एक बात पढ़ी होगी, अरे हां डेल्टा इज टू डेल्टा पी, अरे हां हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अरे हां सर याद है h/4 पाई h/2 पाई पढ़ा था क्या? अरे हां सर पढ़ा तो था सर, याद है? अरे हां याद है डेल्टा इज टू डेल्टा पी,
डेल्टा एक्स क्या है, जो कहां फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी है, ग्रेटर देन इक्वल टू h बार, बड़ा होगा, बड़ा है क्या? हां सर, ये हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हालांकि मैं इसमें जाना चाहता हूं ज्यादा, ये आपके यहां का हिस्सा नहीं है, तो अपने आप में बहुत छोटी-छोटी सी बात होती है, एक बॉर्न साइंटिस्ट की प्रोबेबिलिटी है, वो भी यहां से निकाली जा सकती है, बस आप इतना समझो, मैटर रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ स्पेस, फाइंडिंग अ पार्टिकल इन स्पेस, मतलब ये जो डेल्टा एक्स, जो चेंज इन मोमेंटम, बेसिकली आप समझो कि आपका चेंज इन मोमेंटम किस बात का, अगर पार्टिकल है और उसकी रफ्तार चेंज हुई है थोड़ी बहुत, तो सोच के देखो उसकी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, डेल्टा भी चेंज होगा, वो ये डेल्टा, और डेल्टा एक्स उसको फाइंड करने की पॉसिबिलिटी, डेल्टा एक्स क्या है, उसको कहां मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो ये, तो मैटर वेव्स रिप्रेजेंट करती हैं, मैटर वेव्स में भी आप ऐसे समझो कि आपने पढ़ा था ना, मैटर वेव्स जो आपने चीज पढ़ी थी, वो यहां पे भी वैलिड हो, ये से बताने का प्रयास करा, इसमें बहुत ज्यादा घुसने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, बहुत तो इसमें मतलब इतना पढ़ा जा सकता है कोई मतलब नहीं, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझो कि जो आपका हाइजेंस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, इसमें बॉन्ड प्रोबेबिलिटी भी बहुत सारी रहती है, वो ये कहती है कि जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, उतना ज्यादा उनकी मिलने की संभावना, या आप समझो अगर आप उसे वेव मान रहे हो, तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उस जगह पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना उतनी ज्यादा होगी। अच्छा, क्या उन्होंने h/λ बहुत सारी चीजों से कंपेयर करके निकाला जा सकता है, कोई इसमें नहीं घुसना है, मैं आपको कह रहा हूं, आप ये समझो कि जो आपने वो फाइंडिंग कहां पर इलेक्ट्रॉन है, क्यों मैं बताऊं ऐसे क्यों खड़े हो, भागू मैं सुनो, जैसे आपका माना न्यूक्लियस, उसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, वो बहुत फास्ट में रिवॉल्व कर रहा होता है, वो किस जगह पाया जाएगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो किस जगह किस रीजन में पाया जाएगा, वो अपने आप एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अच्छा मैं इस रीजन में पकड़ रहा हूं, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वहां पाया जाएगा, वो रिलेशन से निकाली जाती है, जो बिल्कुल डिटेल में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बस आप थोड़ा सा सुपरफिशियली समझ लो कि अच्छा वो जो आपकी वेवलेंथ है, जो आपकी जो डी ब्लॉक की वेवलेंथ है, उस डी ब्लॉक की वेवलेंथ में अगर रफ्तार में चेंज आएगी, डी ब्लॉक की वेवलेंथ में चेंज आएगा, उस डेल्टा बी में चेंज आ जाएगा, तो डेल्टा बी और डेल्टा एक्स के मल्टीप्लिकेशन से कॉन्सर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा के हम उसको जज कर सकते हैं। अच्छा, अरे हाँ सर, पर फिर क्या हूं, उसकी बिल्कुल डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, अपने आप में रिसर्च है, अपने आप में आपको पता नहीं, कितना भी पढ़ सकते हो, उसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, हम इस डिस्कशन को यही हो, हम वापस अपनी कहानी पे आते हैं, तो मैटर वेव्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, हमने बोला वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को अब एक साथ सिमुलेशन करें, ये समझदारी वाली बात नहीं, ये बात आप लिख लो। ओके सर, और फिर क्या मैं आसान सा सवाल निकाला फालतू टाइम पास कैसे, फिर से सुनो, इस सवाल में करा सकते हैं एक बार ऑनलाइन बनाने के लिए, बताइए प्रोटॉन का सेट करा 100 वोल्ट, बताइए उसकी डी ब्लॉक की वेवलेंथ, मान लीजिए आदमी जैसे 500 केल्विन, बताइए उसकी डी ब्लॉक की वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन है 100 वोल्ट सेट करा गया, बताइए डी ब्लॉक की वेवलेंथ, क्या बता सकते हो? हां बता सकते हो, सिंपल फॉर्मूले होंगे, सिंपल होंगे, मैं बिल्कुल ऐसे सवाल निकाले, थोड़ी अच्छी बातों पे आपको ले जाना चाह रहा हूं, क्या मेरी बात क्लियर है? हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, बोल क्लियर, ओ हो, अब देखो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये तो हम जान गए कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, हमने पढ़ लिया, पर इसका जब लोगों के सामने बोला होगा, तो भाई साइंटिस्टों ने तो आगे पीछे जाके कुछ वेरीफाई तो करा होगा ना इस बात को, तो कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं या कौन से ऐसे लॉ हैं या कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस बात को वेरीफाई करती है कि भैया इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ वेव, इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ वेव, ओहो, एक तो बताऊं, एक तो जेपी थॉमसन साहब ने डाइफ्रैक्शन करा, उन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स लिए और उन्होंने, अगर आप ध्यान से देखो तो अगर आप कोई भी अपना मटेरियल ले लो, उसके बीच में इंटरएटॉमिक स्पेस होती है, बहुत पतली होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स डालो, तो इलेक्ट्रॉन्स में डालो तो वो जो स्पेसेस हैं उनके लिए मतलब स्पेस ऑफ क्षेत्र की तरह काम करेंगे, तो अगर ये वेव की तरह बिहेव करेंगे, डाइफ्रैक्ट हो जानी चाहिए, ये हो जाए। अच्छा, तो डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, एक तो वेरिएशन ये कह सकते हो आप, इसके अलावा भी जो हुआ वो ये है डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, डाइफ्रैक्शन ऑफ accelerated electrons through metals या through materials in which we can consider interatomic separations as small slits or small holes. Oh, that this shows the electrons are acting as a waves. तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स को बहुत सारे डिटेल में नहीं ठीक-ठाक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ड्यूअल नेचर, बोर मेटल क्या अभी बताऊंगा, डेविंसन जर्मन, एक और एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो जो जनरली नहीं लिखा होता, जो मैंने आपको बोला अभी, डाइफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डाइफ्रैक्शन ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग मटेरियल interatomic separation as small holes or slits. ये भी एक्स्ट्रा, एक और बोर मॉडल क्या है, बोर मॉडल में कहां पे अभी बता पड़ेगा तुमको, तुम पढ़ चुके हो, बोर मॉडल का पोस्टुलेट भी पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की ड्यूअल नेचर होती है, मतलब मैटर कैन एक्ट एज अ वेव, मैटर कैन एक्ट एज अ वेव, उस पे चर्चा करी जाएगी, उसको समझा जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, हां सर चलो भाई, अभी थोड़ा एक्स्ट्रा हो सकता है, एक्स्ट्रा होगा कोई बात, आ जाइए, मुझे लगता है पढ़ा देना, बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्की बात, हां सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह सर, आप क्या करें सर, आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, बोर मॉडल में खुद समझो, बोर मॉडल ध्यान से देखो, मैं बताता हूं बोर मॉडल में क्या है, मैं बताता हूं बोर मॉडल सुने, तो मैंने एक बात समझो, बोर मॉडल का तुमने याद करो तो बोर मॉडल के एक तो ये बोला गया था कि अगर न्यूक्लियस है तो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो बोर मॉडल इज वैलिड फॉर, याद करो आपने बोला था कि इट इज फॉर वन इलेक्ट्रॉन टाइप ऑफ दिस, तो याद करो इसमें एक तो अपनी इक्वेशन का फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, याद है बोर मॉडल का, हालांकि मैंने अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाऊंगा मैं आपको, पर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है और यहाँ पढ़ा हुआ है, मैं वहीं का रेफरेंस बता रहा हूँ आपको, हालांकि मैं आपको फिर प्रूव कराऊंगा पूरा कहाँ पे अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर, बट फिर भी पूरा कोई भी तरीका सही है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था याद करो, mv2/r दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, इज बैलेंस्ड बाय kZe/r², याद है भूल गए? हां, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज बैलेंस्ड बाय दिस, Z इज द न्यूक्लियस एटॉमिक नंबर, ठीक है भाई, सेकंड पोस्टुलेट से मैं याद करो जो सबसे इंपॉर्टेंट था, ये तो फिजिक्स थी जो आपने बोली, ये तो इक्वेशन थी एक, हां सेकंड पोस्टुलेट ये था कि उन्होंने बोला कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही घूमते हैं, उन्होंने क्या बोला था कि याद करो एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली nh/2π, अरे हाँ nh/2π एंगुलर मोमेंटम, चलो ध्यान दो, अगर आप इलेक्ट्रॉन डी से घूम रहा है और रेडियस r है, एंगुलर मोमेंटम हमने लिया था mvr = nh/2π, इन्होंने ये बोला था इन्होंने these are stable orbits और वी कैन से नो एनर्जी लॉस, क्योंकि इन्होंने बोला इन्हीं इन्हीं यही वो अपने क्या बोलते हैं वो ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, अच्छा यही वो स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, अब ये लॉ था इन्होंने सबने माना, ये वेरीफाई हुआ, बढ़िया लगा, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये ट्रू स्टेबल ऑर्बिट्स होते हैं, इस पे चर्चा करेंगे, ध्यान से इसको देखना, तो ऐसे देखो, तुम देखो कैसे NH n तो ये इंटीजर होता है, देखो mv और इधर देखो nh/2πr, यहां से देखो तो ये क्या है, ये है मोमेंटम, मोमेंटम इक्वल टू nh/2πr, 2πr क्या है, पेरीमीटर, तो मतलब बहुत ध्यान से सोचो इसको तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी, क्या देखो अगर इलेक्ट्रॉन को एक वेव मान, क्या मान ले, वेव, अब तुम याद करो थोड़ा सा अपना नेचर, स्टैंडिंग वेव्स, कुछ याद आ रहा है, स्टैंडिंग वेव्स में एनर्जी लॉस नहीं होता, याद करो ऐसे ऐसे लूप बनाती है,
याद ही भूल गए। अरे हाँ सर, स्टैंडिंग वेव से लूप बनाया करती थी सर। अरे हाँ, नो लॉस। तो जो लेंथ होनी चाहिए थी ना, यहाँ समझो उसमें क्या करते थे, ऐसा कब होता था स्टैंडिंग वेव पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए होता था, ऐसा कब होता था, जब L इज बेसिकली n लैम्डा बाई 2। याद है, भूल गए। अरे हाँ सर, L इज बेसिकली n लैम्डा बाई 2 जब हो जाता था तो वो स्टैंडिंग वेव बना दिया करती थी और कोई लॉस नहीं होता था, और कोई लॉस नहीं होता था। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। बोलो भैया। हाँ सर, अब सोचो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को मानो, सोचो इलेक्ट्रॉन की लेंथ कितनी मिली, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, इसकी लेंथ हो गई 2 पाई आर। अरे हाँ, अब सोच एल इफेक्टिव कितनी हुई यहाँ पर, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को वो मान लूं, एल इफेक्टिव हो गई 2 पाई आर। आपको नहीं लगता कि 2 पाई आर शुड बी n लैम्डा बाई 2? अरे हाँ, अच्छा लैम्डा क्या है पहले बताओ। h बाई mv। ओ हो, ये 2 पाई आर लेंथ है भाई साहब, ये जो दी गई लैम्डा। अगर इलेक्ट्रॉन को डी ब्रोगली दे तो मान लूं, तो देखो 2 पाई आर इक्वल टू nh ओवर n लैम्डा मान लो, n लैम्डा बाई 2 या जो मान लो, मल्टीपल लैम्डा बाई 2 n लैम्डा मान लो, मल्टीपल लूप्स में आ जाएगा वो, n की वैल्यू इंटीजर में चली जाएगी, तो n लैम्डा मान लो। तो देखो तो n लैम्डा क्यों, मैंने बोला मल्टीपल चलेगा, दो के ऐसे अगर चला तो इधर भी ऐसे चलेगा। अरे हाँ, तो दो मल्टीपल में अपने मान लिया, कोई वाली बात नहीं है। ओ हो, तो भाई अपने ऐसे कहानी को लिखा, तो लैम्डा कंफ्यूज मत हो, उसको समझो, वो n के लिए अपने आप इंटीग्रल में आ जाएगी। तो अपन n लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी, h बाई mv, ये कहां से आया, ओ mvr इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। क्या ये सपोर्ट कर गया इसको, इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर सपोर्ट्स सेकंड पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल। अरे हाँ सर, और बहुत अच्छे से एक बात बोली गई, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, और वी कैन से इन बोर ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म्स स्टैंडिंग वेव्स, देयरफॉर नो लॉस ऑफ एनर्जी, परफेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स वेव नेचर। स्टैंडिंग वेव कौन बनाता है, जो वेव नेचर को शो करता है। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है, मजेदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर, अरे पक्की बात, बिल्कुल क्लियर सर, सही जा रहे हो सर आप, बिल्कुल। अरे पक्का हो गया सर, बढ़िया हुआ सर, शानदार सर, जबरदस्त। याद है मैंने n के लैम्डा बाई 2 से लिया, क्योंकि मैंने सब तो उसे हालांकि n के 1 2 2 4 से लोग अपने आप को बात सेट बैठ जाएगी, परेशान मत हो उसको लेकर। बट अपने समझिए, अपने समझिए इलेक्ट्रॉन से ऐसे कंप्लीट करा, तुम बता क्यों ऐसे लिया, क्या समझना उसको, मल्टीपल में क्यों लिया तो समझा। अगर आप पूरा इलेक्ट्रॉन को मान रहे हो ना, ये कराई देता है। अगर आपने ऐसे लिया, 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 ऐसे कंप्लीट नहीं होगा, वरना नहीं कर पाएगा। समझना क्या नहीं होगा, 1 2 ऐसे ही कंप्लीट होगा। तो ऐसे कंप्लीट होगा तो मल्टीपल 1 2 3 तुम लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, वो इवन मल्टीपल में आएगा, अगर आपको उसी लूप में वापस मत कराना है। अरे हाँ, इसलिए मैंने वो लैम्डा ले लिया, समझ में आया आपको? हाँ, कंफ्यूज तो नहीं हो आप? इसे लैम्डा बाई में लेके मैंने ऐसे लिया, तुम इस डायग्राम को ऐसे समझ लो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे देखो, ऐसे टक 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 टक, ये L इक्वल टू, तो दो मिनट में चलता रहेगा, क्योंकि आपको पूरा घूमना है इलेक्ट्रॉन ऐसे, अभी तो स्टैंडिंग वेव बनेगी। अरे हाँ सर, समझ में आया कैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को स्टैंडिंग वेव्स मानकर अगर स्टेबल ऑर्बिट बनाए, तो वो बोर पोस्टुलेट जो सेकंड वाला है उसको प्रूव कर देता है। तो बोर जो बोर का सेकंड पोस्टुलेट है, दैट प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ वेव। अरे हाँ, ये कोई आसान बात नहीं है समझने के लिए, इसके लिए दिमाग चाहिए, हालांकि बहुत ज्यादा अंदर घुसने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका, हाँ सर बिल्कुल चमका सर, शानदार चमका सर, जोरदार चमका सर, जबरदस्त चमका सर। बोलो क्लियर, अरे पक्की बात, समझ आ गया सर, कैसा लगा, बढ़िया लगा, जबरदस्त लग रहा है। ओ अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है भाई, हो गया, हो गया, हो गया, बोर मॉडल में समझ आ गया, देखो समझ आ गया, ठीक है भाई, ठीक है भाई। mvr इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, 2 पाई आर को मैंने लिखा n लैम्डा के बराबर। और अभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन दोज ऑर्बिट्स विद एंगुलर मोमेंटम, ये जानते हैं, जो मैंने बोला सेकंड पोस्टुलेट पढ़ा था, तो ये कहानी अपने को समझ में आनी चाहिए। पहले तो जो मैं बोला चमका, अरे पक्की बात, हाँ समझ गया, हम सब समझ आ गया वो। बोलो क्लियर है क्या, अरे पक्की बात, ओके। डेविंसन जर्मन एक्सपेरिमेंट टाइम का देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं। ओके, डेविंसन जर्मन एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा टाइम लेगा, ओ हो, थोड़ा सा टाइम लेगा यार। ये तो बात चालू करें क्या, बात चालू करें क्या, 1 घंटे 5 मिनट के आसपास हो गए मेरे हिसाब से ना, बात चालू करें क्या, है ना? चलो ठीक है भाई, तो मैं काम करते हैं, मैं एक्स्ट्रा बता दूं कोई चीज, इसका भी लिख लीजिए, बोलते हैं फोटो सेल, ऐसे एक एक्स्ट्रा। डेविंसन जर्मन सेकंड एक्सपेरिमेंट है, जिसने फिर से वेरीफाई करा, फिर से पढ़ाऊंगा, फिर से वेरीफाई करा इलेक्ट्रॉन इज अ वेव। मैं अच्छे से समझाऊंगा, जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। देखो एक्स्ट्रा चीज, फोटो सेल, हालांकि ये तुम्हारे एक्स्ट्रा प्रोसेस की होती है। फोटो सेल क्या होता है तुम जानते हो, कैसे ऐसे क्या करते हैं, समझो, ऐसा पैसा होता है, मुझे बता दो एक्स्ट्रा, अरे मैं बुक्स में लिखा होता है, टाइम बच गया तो ऐसा समझो, ऐसे ही है ना फोटो सेल, ये फोटो इफेक्ट से मैटर वेव को मत समझना, मैटर वेव का एक एक्सपेरिमेंट बाकी है, मैं वेट बताऊंगा। ये फोटो इफेक्ट से, ठीक है। ध्यान वाला स्लाइड दिया है किसी एक उस पर, जिससे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर है, और इलेक्ट्रॉन बाहर को एक ऐसे समझो ट्यूब से लेके, इससे एक अपन करंट कंस्टिट्यूट करते हैं, करंट ड्यू टू इजेक्शन ऑफ, बेसिक बता रहा हूं, ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट ड्यू टू इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे समझो लाइट गिरी गई है, वो कोई सी लाइट हो सकती है, व्हाइट लाइट हो, इंफ्रारेड, ये वो बहुत सारे होते हैं। अच्छा, तो जैसे लाइट गिरी तो इलेक्ट्रॉन निकले, तो एक ट्यूब होती है जो एब्जॉर्ब करकर करंट बना देती है, या करंट आता है। वही जो यूज करते हैं बर्गलर अलार्म, आप क्या देखो, डोर क्लोजर्स नहीं होते, अगर आप उसके पास से गुजरो तो समझो कि जब आप उसके पास से गुजरते हो तो गेट खुल जाता है, ऐसा सिग्नल कौन देता है, समझो जब आप गुजरते हो ना, तो आप गुजर एक लेजर लाइट, एक लाइट गिर रही होती है, जैसे समझो इधर से लाइट आ रही है और इधर ये फोटो सेल है, ठीक। तो समझो कि आप उससे गुजरोगे, उसको काट दोगे, आप लाइट आगे इनमें से इंफ्रारेड हो सकती है। तो जैसे ही काटा, इसने बोला इस एमिटर ने बोला करंट बंद, कोई आया तो मोटर को सिग्नल चला गया कि भैया खुल जा सिम। अरे हां, बोल दिया ऐसे खुल जाता है। और बहुत फास्ट प्रोसेस है, फोटो सेल बहुत सारी और चीजों में यूज होता है, जहां पे आपको स्टॉप ये देख रहा हूं कि अच्छा करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा कभी-कभी करंट क्रिएट करने के लिए इसको करा जाता है, बट दैट इज नॉट टू मच इफेक्टिव। चलिए बर्गलर अलार्म आपके घर पे कोई आ गया, बंद करके गए हो, आपके घर के अंदर कोई घुसा है तो आपको पता पड़ जाएगा क्या हो रहा है। जैसे बड़ी-बड़ी आपके रैलीज होती हैं, जो होती हैं, आपको काउंट करना होता है कितने लोग आए हैं सिस्टम में, तो कुछ नहीं ऐसे लगा देते हैं, टाइमर लगा होता है। एक बार कट हुआ तो करंट बंद, तो उसे काउंट कर लिया 1, फिर दूसरी बार करंट कटा तो फिर 2, ऐसे काउंट करता जाता है, क्या होता है एक अंदर जो 50,000 लोग हैं,
एवरीथिंग देयर होगा, लगा दिया ऑटोमेटिक काम करता है। तो फोटो सेल्स के बहुत सारे यूज होते हैं, छोटे 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 जो आप ले सकते हो, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। देयर आर सो मच ऑफ यूजेस, बर्गलर अलार्म, अपने काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ पर्सन एंटर्स इनटू द बिल्डिंग, और यू कैन से ओपनिंग ऑफ डोर सिग्नल्स, देयर आर सो मेनी यूजेस व्हिच वी कैन डू यूजिंग फोटो सेल। ऐसे टाइम में 2 मिनट मैंने आपको बता दिया, क्या मेरी बात क्लियर है? इसमें आखिर में बताता हूं, उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, पर ठीक है मैंने अभी बता दिया। जैसे ये छोटी छोटी बातें मैं आपको जब मेरे खत्म करता और नेट पे चालू करता तब उसको बताता। पर अगले टाइम अपन करेंगे, धीरे-धीरे बोला मैंने आपको, मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं। अगले टाइम पर मैं आपको डेफिनेशन जनरल पढ़ाऊंगा, फिर आगे की कहानी अपन चलने लगेगी, अपन बुझ जाएंगे जो अगला चैप्टर आपने पढ़ा हुआ होगा केमिस्ट्री में, फिर भी हम उसे पढ़ेंगे, हम उसे बोलेंगे